लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी लाइंस में लिखा रहा हूँ, खास करके ये वाला लाइन जो मैंने लिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ये बोल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट? और वहां पे आपको ये वाला लाइन देखने को मिल जाएगा। ये वाला लाइन लिख के छोड़ दिया है, इसको डिटेल में इलैबोरेट नहीं किया है। आपके एनसीईआरटी ने ये क्या कह दिया गया है कि रिक्वायर्ड सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। अभी सिंक्रोनी क्या है, इसको डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया आपके एनसीईआरटी में। लेकिन अगर आप इस सिंक्रोनी का मतलब क्या है थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप इस लाइन को नहीं समझ पाओगे, राइट? तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ मेरे लेक्चर्स भी देखा करो, या आपको जो भी जहां पे भी लेक्चर्स मिलते हैं आप वहां से देख सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, बस आपका ये जो एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा था, कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने और वो माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा, जहां हमने मेगास्पोरेंजियम देखा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारा जो है एम्ब्रायो सैक बनता है और एम्ब्रायो सैक के अंदर कैसे एग या फीमेल गैमेट्स बनते हैं, राइट? ये हमने देख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अगला चीज करना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही वो क्या था, एक था गैमेटोजेनेसिस, जो ऑलरेडी हमने कर लिया, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स हमने क्या कर लिए, बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है गैमेट ट्रांसफर, राइट? दो स्टेप्स थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। एक था क्या, एक था आपका गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरा था गैमेट ट्रांसफर, राइट? तो यहाँ पे जो गैमेट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, राइट? क्या बोलेंगे उसे हम लोग नाम देंगे पॉलिनेशन। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, क्या लिखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called what? Is called pollination. Is called pollination. अब हमें यहाँ पे पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब क्यों हम यहाँ पे पॉलिनेशन कर रहे हैं? तो पॉलिनेशन की जरूरत इसलिए हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेल या फीमेल गैमेट्स हमने बनाए, मेल गैमेट्स यानी जो हमने पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स बनाए, या फीमेल गैमेट या एग जो हमने एम्ब्रायो सैक के अंदर बनाया, राइट? तो वो क्या है, दोनों ही, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन मोटाइल है। अगर मान लो कि जो फीमेल गैमेट था वो नॉन मोटाइल होता, लेकिन मेल गैमेट अगर मोटाइल होता तो ऐसे तैर के पहुंच जाता। अगर मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता और फीमेल नॉन मोटाइल मतलब मोटाइल होता तो फीमेल पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर नॉन मोटाइल्स, दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिनेशन। तो क्या जरूरत है पॉलिनेशन की, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉलिनेशन क्यों करते हैं? बिकॉज बोथ, यहाँ पे स्टार देके लिख दीजिए, बोथ मेल एंड फीमेल, both male and female gametes, both male and female gametes are what? Are non-motile. That's why we need pollination. Clear है? Very good. अब ये जो pollination है ये मेन 3 टाइप के हो सकते हैं on the basis of the source of pollen grain. अब कहोगे कि सर ये क्या हो गया, मतलब पॉलिन ग्रेन का सोर्स तो एक ही होगा, वो है एंथर।
तो एंथर से ही अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो पॉलन ग्रेन का सोर्स अलग कैसे हो सकता है? अलग हो सकता है। मानता हूं कि जो पॉलन ग्रेन आएगा वो एंथर से ही आएगा, लेकिन क्या वो एंथर सेम फ्लावर का है? क्या वो एंथर सेम प्लांट का है? क्या वो एंथर किसी और प्लांट का है? इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स, this is under A, this is under B. Types of what? Types of pollination, right? Types of pollination on the basis of source of pollen grain. On the basis of what? On the basis of source of pollen grain. On the basis of source of pollen grains, right? On the basis of source of pollen grains. ठीक है? तो मोटा मोटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन हम लोग टाइप्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनेशन को। क्या क्या हो जाएगा? एक होता है आपका ऑटोगैमी, एक होता है आपका ज़ेटोनोगैमी, और थर्ड होता है आपका ज़ीनोगैमी। तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्या? सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी को। किसे डिस्कस करेंगे? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, राइट? ऑटोगैमी। इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है इसे? और क्या बोला जाता है इसे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब है एक फ्लावर है जिसके अंदर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके अंदर क्या है? एक ओवरी है और एक एंथर है। उसी फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन क्या करेगा? उसी फ्लावर के ओवरी में गिर जाएगा, राइट? मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? एक ओवरी भी है और आपका मतलब एक गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। तो एंड्रोशियम का जो एंथर है उसमें से पॉलन ग्रेन कहाँ के गिरेगा? वो सेम फ्लावर के जो ओवरी का स्टिग्मा होगा उसके आके गिर जाएगा। इसी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट? इसके कैरेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है? कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बहुत ध्यान से कैरेक्टर्स को लिखिएगा, ठीक है? तो ऑटोगैमी किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या कहा हम लोगों ने? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the what? Of the same flower, of the same flower, right? मतलब ट्रांसफर कैसे हुआ? पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर में जो एंथर था उसी एंथर से स्टिग्मा में आके गिर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है। फ्लावर को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें अच्छे से दिख जाए। ये क्या है? कैलिक्स। ये क्या है? ये हो गया उसका कोरोला। ये उसका हो गया ओवरी, ये उसका ओवरी, ये हो गया उसका स्टाइल और ये हो गया उसका स्टिग्मा। यहाँ पे है एंथर, जहाँ पे है, और यहाँ पे है एंड्रोशियम, यहाँ पे भी एंथर है। तो इसी एंथर में है पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन है बहुत सारे। यही पॉलन ग्रेन जब आके इसी स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब देखो एक ही फ्लावर है, उसी का ही एंथर, उसी का ही गाइनोशियम या स्टिग्मा, उसी का ही एंथर उसी के स्टिग्मा के ऊपर आके गिर रहा है। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? अब नॉर्मली एज यूजुअली जितने भी हम लोग फ्लावर्स देखते हैं वो फ्लावर्स कैसे होते हैं? वो ओपन होते हैं। फ्लावर्स ओपन,
ऐसा नहीं कि क्लोज होते हैं, वो सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं ओपन होते हैं। और ओपन फ्लावर में जैसे कि यही देख लो, इसी फ्लावर को देख लो, इसमें ओपन फ्लावर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है, पर्टिकुलरली अगर हम बोले स्टिग्मा और एंथर दोनों ही एक्सपोज्ड रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओपन है तो एक्सपोज्ड ही रहेंगे, राइट। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इन ओपन फ्लावर्स, इन ओपन फ्लावर्स complete autogamy is rare, is what, is rare. Why is rare? Because यहाँ पे एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड कंडीशन में है, मतलब उसी एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्लावर है ये ओपन कंडीशन में है, ओपन फ्लावर है, तो इसका एंथर भी क्या है, एक्सपोज्ड है, हम लोग बाहर से देख सकते हैं, और इसका स्टिग्मा भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि इसी का एंथर इसी पे गिरेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसका एंथर, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरे, ये हो सकता है, लेकिन इसका पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर में भी जाके गिर सकता है, ये भी तो हो सकता है। या इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर रहा है इसके स्टिग्मा के ऊपर, सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी और एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो भी तो आके गिर सकता है। क्यों? बिकॉज फ्लावर तो ओपन कंडीशन में है ना, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि कोई आउटर कोटिंग थोड़ी है, यहाँ पे ये तो ओपन है, ये तो एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे तो कोई भी पॉलन आके गिर सकता है। इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो भी गिर सकता है, किसी और एंथर का पॉलन आके वो भी गिर सकता है। सेम फ्लावर में या सेम प्लांट में कहीं और एंथर प्रेजेंट है, वहां के एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो भी आके गिर सकता है, राइट। सेम एप्लीकेबल फॉर एंथर, ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर सकता है, ये पॉलन ग्रेन उड़ के जाके किसी और के स्टिग्मा के ऊपर गिर सकता है। तो कंप्लीट ऑटोगैमी, अगर फ्लावर ओपन है तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी देख पाना बहुत रेयर एक कंडीशन होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। क्यों? बिकॉज क्या लिखेंगे, एंथर, बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, मतलब वो एक्सपोज रहते हैं, हम लोग बाहर से उसको देख सकते हैं, राइट। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी लाइंस में लिखा रहा हूं, खास करके ये वाला लाइन जो मैंने लिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ये बोल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट। और वहां पे आपको ये वाला लाइन देखने को मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, राइट। तो इसी वजह से ये वाला लाइन, हालांकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला जो लाइन मैंने लिखाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑटोगमी इज करेक्ट और इज और आर इनकरेक्ट, राइट, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ओपन अगर फ्लावर है तो कंप्लीट ऑटोगमी इज वेरी रेयर बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज कंडीशन में रहते हैं। अब अगर एंथर और स्टिग्मा को ऑटोगैमी करना है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करना है, तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हाट, फॉर ऑटोगैमी। ये सारे के सारे लाइन आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे। पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि एंथर और स्टिग्मा को क्लोजली प्रेजेंट होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा should lie closer to each other, मतलब एक दूसरे के आसपास होना चाहिए एंथर को
और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा पास पास है, तो ऑटोगैमी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट कहता है कि रिक्वायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को प्लीज स्टार देके रखिए। रिक्वायर्स synchrony between the release of pollen grains, and maturity of stigma। क्या दिया गया है, दो रिक्वायरमेंट है, एक क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोजर टू ईच अदर, और दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। अब ये लाइन देके आपके एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, छोड़ दे दिया है, इसको डिटेल में इलैबोरेट नहीं किया है। आपके एनसीईआरटी ने ये क्या कह दिया गया है कि रिक्वायर्ड सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। अब ये सिंक्रोनी क्या है, इसको डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है आपके एनसीईआरटी में। लेकिन अगर आप इस सिंक्रोनी का मतलब क्या है थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप इस लाइन को नहीं समझ पाओगे, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है, एनसीईआरटी के साथ साथ मेरे लेक्चर्स भी देखा करो, या आपको जो भी जहां पे भी लेक्चर्स मिलते हैं आप वहां से देख सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, बस आपका ये जो एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। अब किसी का भी लेक्चर, चाहे वो मेरे देखो आप, चाहे किसी और के देखो आप, जिनके भी देखो, लेकिन ये छोटे छोटे जो मतलब है इनका इनर मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, राइट। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया, इसका लाइन लिख के छोड़ दिया है, डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या बोला गया है, रिक्वायर सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। इसका मतलब क्या है, मान लो कि एंथर जो है वो मैच्योर हो चुका है। अब एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा, डेhiscence होगा एंथर का, एंथर डेhiscence होगा तो क्या होगा, उससे पॉलन ग्रेन निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ, पॉलन ग्रेन तो निकल गए, लेकिन जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं हो पाया, वो अभी तक मैच्योर नहीं है, वो इमैच्योर कंडीशन में है। तो अगर स्टिग्मा इमैच्योर कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी वो इमैच्योर कंडीशन में है। तो क्या मान लो उसी स्टिग्मा के ऊपर आके अगर गिर गया एंथर या पॉलन ग्रेन, तो क्या वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिग्मा है या वो जो गाइनोइशियम है या वो जो स्टिग्मा है उसने अभी तक मैच्योरिटी अचीव नहीं किया है। इसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि स्टिग्मा जो है वो एकदम मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर एम्ब्रायो सैक बन चुके हैं, एग सेल बन चुके हैं, एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर जो मतलब आपका एंटीपोडल सेल, आपका एग एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस सब कुछ बन चुका है, एकदम तैयार है मैच्योर होके। लेकिन जो एंथर है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, मतलब अभी भी उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू कंडीशन में ही है। वो अभी उसका स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट नहीं हुआ, माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब अभी भी उसके इतने सारे स्टेप्स जो है वो बाकी रह गए हैं, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो अभी भी स्पोरोजिनस टिश्यू कंडीशन में है। तो स्टिग्मा तो यहां पे रेडी होके तैयार होके बैठी है, लेकिन अब तक पॉलन ग्रेन कहां आएगा? पॉलन ग्रेन नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक एंथर जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो पॉलन ग्रेन आपको कहां से मिलेगा, राइट। तो इसी वजह से सिंक्रोनी यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका पॉलन मतलब आपके एंथर और आपका स्टिग्मा का मैच्योरिटी एट द सेम टाइम में होना चाहिए, राइट। तो इसका सिंक्रोनी का मतलब क्या है, यहां पे स्टार देके लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो।
So what is the meaning of syncory? The development, क्या लिखेंगे? Anther and stigma, anther and stigma mature at the same time, राइट? मतलब एंथर और स्टिग्मा जो है वो एट द सेम टाइम मैच्योर होने चाहिए अगर इन्हें ऑटोगैमी या इन्हें सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो, राइट? अब एंथर एंड स्टिग्मा जब एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, मान लो कि एंथर भी अभी मैच्योर हुआ और स्टिग्मा भी अभी मैच्योर हुआ, मतलब मेल गैमेट भी अभी मैच्योर हुए और फीमेल गैमेट भी अभी मैच्योर हुए, राइट? तो ऐसे टाइप के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोगैमी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं होमोगैमी, राइट? अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे होमोगैमी। तो सर क्या ये भी हो सकता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक टाइम में मैच्योर ना हो? यस, ये भी हो सकता है। इसको बोला जाता है डाइकोगैमी या डिकोगैमी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। डिकोगैमी में भी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एंथर पहले आपका मैच्योर हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोटेंड्रस कंडीशन, या ये भी हो सकता है एंथर से पहले आपका स्टिग्मा या आपके ओवरी जो है वो मैच्योर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोएंड्रस मतलब एंथर पहले मैच्योर हो गया, प्रोटोगाइनस मतलब गाइनोशियम या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सिंक्रोनी का मतलब ये है। अभी यहाँ पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग लिखेंगे, डोंट वरी। तो ये अभी सिंक्रोनी का मतलब क्या है? सिंक्रोनी का मतलब है एंथर और स्टिग्मा का एट द सेम टाइम मैच्योर होना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं होमोगैमी। जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं होमोगैमी। क्लियर है? तो ये कुछ कंडीशंस है। अब ये तो सर हमने देख लिया, हमने जितने भी हम लोगों ने आज तक फ्लावर देखा है सर वो सारे के सारे फ्लावर तो ओपन फ्लावर ही होते हैं, तो मतलब वहां पे तो एंथर एंड स्टिग्मा तो एक्सपोज कंडीशन में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हम लोग कभी भी ऑटोगैमी, कंप्लीट ऑटोगैमी देख ही नहीं पाएंगे? नहीं, देख पाएंगे। ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड कंडीशन में रहता है, राइट? मतलब उस टाइप ऑफ प्लांट्स में जैसे वायोला हो गया, ऑक्सलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया, इन सब प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ फ्लावर देखे जाते हैं। एक होता है चैस्मोगैमस जो ऊपर रहता है सॉइल के, एक सॉइल के नीचे रहता है जिसको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस यानी बंद हुआ, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है? तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए पहले। क्लियर यहां तक? ऑटोगैमिस को ही डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है? हम लोग अब तक ऑटोगैमी में ही हैं, हम लोग अब तक ऑटोगैमी में ही हैं। ऑटोगैमी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऑटोगैमी आपने समझ लिया तो ज़ेटोनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो क्या होता है? इन सम प्लांट्स कौन से प्लांट्स में? वायोला, जिसको कॉमन पार्से भी कहा जाता है, कॉमन पार्से भी कहा जाता है। और क्या है? और आपका एक हो जाता है ऑक्सलिस, साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। एक है ऑक्सलिस और क्या है? एंड कॉमेलिना, COMMELINA, कॉमेलिना। इनमें क्या होता है? इनमें टू टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं। इन सम प्लांट्स टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट। कौन से फ्लावर होते हैं? एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है चैस्मोगैमस,
और एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब क्या है, चैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर, जो सा हम लोग नॉर्मली देखते हैं। चैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। क्या होता है, ओपन फ्लावर, राइट। और क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्या होता है, क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। एक होता है ओपन फ्लावर और एक होता है आपका क्लोज्ड फ्लावर। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये सॉइल है, दिस इज द सॉइल लेवल। तो सॉइल के ऊपर वाले जो पार्ट है, यहां पे एक फ्लावर होता है जो कैसा होता है, जो ओपन होता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं सब कुछ। ये जो फ्लावर है दिस इज चैस्मोगैमस फ्लावर, दिस इज नथिंग बट द चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर, ये क्या है, ये चैस्मोगैमस फ्लावर है। क्लियर। और स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इनमें। इनमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है, ये रूट नहीं है, इसको रूट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये रूट नहीं है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसी में हम लोग ऐसे एक बंद फ्लावर देखते हैं, ऐसा बंद, एकदम क्लोज्ड। ये मान लो कुछ स्ट्रक्चर्स है, तो अगर हम लोग इसे क्लोज कर देंगे तो अब अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हमने देखा रहे थे कुछ देर पहले, वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं, बिकॉज ये क्लोज्ड है। तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसका मतलब क्या है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर या बर्ड के बाहर नहीं जा सकता। जो स्टिग्मा में है वो भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बाहर का कोई पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा में नहीं गिर सकता। तो अब क्या हुआ, अब ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका एंथर गिरेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लावर का जो एंथर है उसका पॉलन ग्रेन ही इसके ऊपर गिरेगा, बिकॉज ये तो क्लोज्ड है, बाहर से एंथर आ नहीं सकता एंड अंदर का एंथर बाहर जा नहीं सकता, राइट। बाहर का पॉलन ग्रेन अंदर आ नहीं सकता और अंदर का पॉलन ग्रेन बाहर जा नहीं सकता। तो इस टाइप ऑफ कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, इस टाइप ऑफ कंडीशन में हम लोग कंप्लीट ऑटोगैमी देखते हैं। तो क्या देखेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या क्या देखा जाता है, कंप्लीट ऑटोगैमी देखा जाता है। कंप्लीट ऑटोगैमी, कंप्लीट ऑटोगैमी देखा जाता है। और क्या जाता है, एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर का पॉलन बाहर नहीं जा सकता, बाहर का कोई पॉलन अंदर नहीं आ सकता। एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और नो पॉलिनेटर्स, नो pollinators and assured seed set। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सीड का बनना तय है, एश्योर्ड है कि यहां पे तो सीड बनेगा ही। सीड कब बनेगा, जब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बनेगा और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओवरी बिकम फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम सीड। तो यहां पे सीड जो है वो बनेगा ही, सीड बनना तय है यहां पे, राइट। और क्या है, यहां पे कंप्लीट ऑटोगैमी होगा, राइट, कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं सकता, राइट। एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड नो पॉलिनेटर्स। अब इस पॉलिनेटर्स का मतलब क्या है, कुछ ही देर में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे कि हमने कहा कि जो मेल गैमेट है एंड जो फीमेल गैमेट है
वो क्या है, वो नॉन मोटाइल है, तो उन्हें कुछ हेल्प की जरूरत है। हेल्प मतलब पॉलिन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर जाने के लिए हेल्प चाहिए। ये हेल्प किसी लिविंग थिंग से भी वो ले सकता है या किसी नॉन लिविंग थिंग से भी वो ले सकता है, राइट। अगर लिविंग थिंग से या हेल्प लेते हैं तब उसे बोला जाता है पॉलिनेटर्स, राइट, पॉलिनेटर्स। तब उसे क्या बोला जाता है, पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो है वो लिविंग किसी का हेल्प लेता है अपने पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा में पहुंचाने के लिए, राइट, जो हम लोग कुछ ही देर में पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसको हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट चैस्मोग्लामस फ्लावर एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दिस इज, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर का कोई डिसएडवांटेज है? द आंसर इज यस, एक डिसएडवांटेज है। क्या है? इसमें किसी भी टाइप का आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप का आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशन देखने को कब मिलता है? जब किसी सेम स्पीसीज का ही किसी और प्लांट से अगर कोई एंथर आए और आके उसके ऊपर गिरे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम उसका जो मेल गैमेट है वो अलग हो गया। अब कहोगे सर कि अगर सेम ही स्पीसीज है, मान लो अगर सेम ही स्पीसीज है तो मेल गैमेट का जेनेटिक अलग कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कौन से स्पीसीज के अंदर आता है? होमो सेपियंस सेपियंस, हमारा स्पीसीज क्या है? सेपियंस सेपियंस। तो क्या इस दुनिया में हर एक इंसान सेम टाइप का दिखता है? नहीं दिखता है ना। थोड़ा बहुत कुछ कॉमन चीजें है, जैसे आंख, सर, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, ये सारी कॉमन है। लेकिन क्या हम लोग एक एग्जैक्ट कॉपीज हैं? नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो जेनेटिकल डिफरेंस रहेंगे। तो सेम टू सेम प्लांट में भी ऐसा होता है कि मैं मानता हूं कि जो एंथर आया है किसी और प्लांट से, वो प्लांट जो है वो सेम स्पीसीज का ही है, लेकिन उसमें भी कुछ जेनेटिक्स डिफरेंस तो रहेंगे ही। तो जब वो पॉलन ग्रेन आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर तो क्या होगा? वेरिएशन होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। क्या होगा? वेरिएशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन में कि म्योसिस होता है, म्योसिस में होता है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, तो इसी वजह से वेरिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे म्योसिस तो होगा, लेकिन यहाँ पे बार 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 सेम एंथर, सेम पॉलन ग्रेन, सेम स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, राइट। नया वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एक डिसएडवांटेज क्या है? एक डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होगा? एक डिसएडवांटेज क्या होगा बताओ? कि नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। नो वेरिएशंस, वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में इतना ही पॉइंट्स है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यही आपको बताना है, राइट। ऑटोगैमी के बाद क्या आएगा? हमने क्या कहा था कि 3 टाइप के होंगे पॉलिनेशन। कितने टाइप के होंगे? 3। एक हो गया आपका ऑटोगैमी, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका ज़ाइटेनोगैमी एंड थर्ड होगा आपका ज़ीनोगैमी। दूसरा क्या होगा? ज़ाइटेनोगैमी, और थर्ड होगा आपका ज़ीनोगैमी। आप बोलोगे सर इसको साइड बाय साइड क्यों लिखा आपने? तो इसलिए लिखा कि ज़ाइटेनोगैमी और ज़ीनोगैमी में कंफ्यूजन होने की चांसेस हो सकती है, इसी वजह से दोनों डायग्राम अगर साइड बाय साइड रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ज़ीनोगैमी में क्या होता है, ज़ाइटेनोगैमी में क्या होता है? देखो, मान लो कि ये एक प्लांट है, राइट, ये एक प्लांट है और ऐसा है, ठीक है। अब प्लांट का यहां पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां पे एक फ्लावर है, ये हो गया इसका स्टिग्मा और ये हो गया उसका एंथर, राइट।
यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, और मान लो यहाँ पे भी एक फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक फ्लावर प्रेजेंट है। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करो, बिकॉज इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। मान लो यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, राइट। ऑटोगैमी में हमने क्या देखा कि इस एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ गिरेगा, इस एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ गिरेगा। लेकिन जाइटोनोगैमी में क्या होता है कि मान लो इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है, इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है, राइट, इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है, ये आके कहाँ गिरेगा, ये आके गिरेगा इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। प्लांट सेम है, लेकिन ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है। ये क्या है, दिस इज फ्लावर ए एंड दिस इज फ्लावर बी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से आके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तब उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे जाइटेनोगैमी। जाइटेनोगैमी हम लोग बोलेंगे, राइट। अब देखो, अगर हम लोग दूर से इस चीज को देखें, मतलब फंक्शनली हम लोग इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दो फ्लावर इन्वॉल्व है इसमें। इस फ्लावर का एंथर आके इसके ऊपर, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो फंक्शनली तो हम इसे फंक्शनली तो हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन क्या जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, प्लांट तो सेम ही है भाई, फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट तो सेम है। तो ये फ्लावर किस प्लांट का है? इस प्लांट का। ये फ्लावर किस प्लांट का है? इस प्लांट का। तो मतलब ये प्लांट जब बना होगा तो उसका जेनेटिक्स तो सेम है। इस फ्लावर में भी जो जितने जीन्स प्रेजेंट है, इस फ्लावर में भी वैसे ही जीन्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से आप क्या देखेंगे कि इसको हम लोग फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि दो फ्लावर इन्वॉल्व है इसलिए। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली इसको स्टडी करेंगे, इस फ्लावर को और इस फ्लावर को जेनेटिकली स्टडी करेंगे, तो तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बोल सकते। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, राइट। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower, within bracket लिखेंगे flower A to the stigma of what? To the stigma of another flower, मतलब flower B is called zaitenotomy, is called zaitono. is called zaitonotomy. तो क्या हुआ? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड zaitonotomy. ये है एकदम प्रॉपर डेफिनेशन, राइट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं दिया गया है। तो अब मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि यही वाला डेफिनेशन आप प्रेफर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज functionally cross pollination, but genetically
जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर आता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी में क्या होता है, देखो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जीनोगैमी में गैमी की, तो क्या होता है, यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज प्लांट ए, प्लांट ए, एंड दिस इज प्लांट बी, प्लांट ए एंड प्लांट बी। मान लो प्लांट ए में कोई फ्लावर है, सेम टू सेम प्लांट ए में फ्लावर है, राइट, प्लांट ए में फ्लावर है, और मान लो प्लांट बी में भी एक फ्लावर है। प्लांट ए में एक फ्लावर है, प्लांट बी में एक फ्लावर है। अब प्लांट दोनों का स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज, ये भी अगर मैंगो है ये भी मैंगो है, ठीक है, स्पीसीज सेम है। अब मान लो इस एंथर का पॉलन ग्रेन आके गिर रहा है, कहां पे, आके गिर रहा है इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ग्रेन कौन से प्लांट का, ये वाले प्लांट का, स्टिग्मा कौन से प्लांट का, ये वाला प्लांट का। तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे जीनोगैमी कंडीशन, एंड दिस इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, दिस इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी इज नॉट क्रॉस पॉलिनेशन, ज़ैटोनोगैमी इज नॉट अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये जो जीनोगैमी है इट इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन यहां पे होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from anther of one plant, within bracket लिखेंगे plant A, to the stigma of another plant, within bracket लिखेंगे plant B of same species, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे हम लोग जीनोगैमी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ प्लांट ए to the stigma of plant B, प्लांट ए के एंथर से पॉलन ग्रेन प्लांट बी के स्टिग्मा के ऊपर गिरा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जीनोगैमी कंडीशन। वाटर बॉटल लाने में भूल गया आज, खैर कोई बात नहीं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड जीनोगैमी कंडीशन, एंड दिस इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसके हमने क्या देखा, ऑटोगैमी, ज़ैटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये तीनों को हमने कवर कर लिया। अब जैसे कि मैंने कहा था कुछ देर पहले ही कि जो आपका मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स हैं, ये क्या होते हैं ये नॉन मोटाइल है, तो ऑब्वियसली इनको एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, राइट, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। तो इसी के लिए प्लांट्स कुछ
एजेंट्स या कुछ पॉलिनेटर्स के इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ एजेंट्स काम पे लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर हम बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो दो टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है, दो टाइप ऑफ एजेंट हो सकता है। एक हो सकता है आपका अबायोटिक, एक क्या हो सकता है, एक आपका हो सकता है अबायोटिक। अबायोटिक नाम से ही पता चल रहा है, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, अबायोटिक और नॉन लिविंग। और एक है आपका बायोटिक, एक है आपका बायोटिक और लिविंग। अबायोटिक और नॉन लिविंग एंड बायोटिक और लिविंग। अब दोनों में से प्लांट कौन से ज्यादा प्रेफर करता है, प्लांट प्रेफर करता है बायोटिक को, अबायोटिक को उतना ज्यादा प्लांट प्रेफर नहीं करता। तो क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ plants use this method, use this method, right? Majority of plants use this method। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका very very small amount, very small amount of plants use this method, this method। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अबायोटिक और बायोटिक में प्लांट सबसे ज्यादा प्रेफर कौन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बायोटिक को प्लांट सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अबायोटिक में प्लांट का पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन होता है, दो होते हैं। अबायोटिक में प्लांट के पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं, दो, एक होता है विंड और एक है होता है आपका वाटर, हवा और पानी। ये दोनों अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले आते हैं, एक है विंड एक है वाटर। और अगर हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में कौन होता है, बायोटिक में होता है आपका एनिमल्स, जिनके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एनिमल्स में कौन कौन हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, स्नेक्स हो सकता है, स्नेल हो सकता है, प्राइमेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। मॉथ हो सकता है, बी हो सकता है सबसे कॉमन, राइट। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बायोटिक के अंदर। तो इसी वजह से प्लांट सबसे ज्यादा प्रेफर करता है एनिमल्स को, राइट। लेकिन कुछ कुछ प्लांट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स यूज दिस मेथड, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बिकॉज इनमें क्या है, उनमें कौन कौन आता है, विंड आता है एंड वाटर आता है। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, अबायोटिक पॉलिनेशन में या अबायोटिक ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन में जो प्रोबेबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचने की, वो एक चांस फैक्टर होता है। मतलब चांस फैक्टर, पहुंच भी सकता है नहीं भी पहुंच सकता है। तो इसी वजह से प्लांट को क्या करना पड़ता है, प्लांट को खास करके अगर हम बात करें गाइनोइशियम को, सॉरी अगर हम बात करें एंथर को, तो एंथर को ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाने के बाद भी ऐसा श्योरिटी नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन जाके गिरेगा ही, ऐसा श्योरिटी नहीं है। बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाया, अब श्योरिटी नहीं है कि वो गिरेगा ही, तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब प्लांट ने इतना मेहनत किया, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाए, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनाए, वहां से पॉलन ग्रेन्स बनाया, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। क्यों, बिकॉज ये चांस फैक्टर होता है।
तो मेहनत भी डबल प्लांट का कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाओ, और मेहनत आगे जाके वेस्ट भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि ये मेहनत सफल होगा ही, वेस्ट भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अबायोटिक मेथड को कम प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स यूज दिस मेथड because pollen grains coming in contact with stigma, because pollen grains coming in contact with stigma in this method is a chance factor, is a chance factor, is a luck factor, chance factor. So plants have to produce अब प्लांट क्या कोशिश करेगा कि चांस जो है, जो लक फैक्टर है या चांस फैक्टर है, उसे बढ़ाने की, तो उसे बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, प्लांट्स का करेगा। सो प्लांट्स हैव टू प्रोड्यूस large amount of pollen grains। तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा pollen grain बनाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एक चांस फैक्टर है और प्लांट को अपना लक इंक्रीज करना है, राइट? मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, तो उसका जो सिलेक्शन रेट है वो 1% है, फॉर एग्जाम्पल 1% है। तो अगर तुम्हें अपना सिलेक्शन रेट जो 1% है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है उसके सिलेक्ट होने की, हर किसी की भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सिलेक्ट होने की। तो तब आप उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, राइट? ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, यही करोगे आप। तो सेम टू सेम प्लांट भी करता है, क्योंकि इसमें जो चांस फैक्टर है वो बहुत कम है, जो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में पहुंचने का जो चांस है वो बहुत कम है। तो क्या करेगा, तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाएगा ताकि वो चांस, वो लक फैक्टर उसका बढ़ जाए, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक बायोटिक एबायोटिक दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ विंड को डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर को और बायोटिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ विंड को डिस्कस करेंगे और आज का क्लास हो जाएगा आपका खत्म, छुट्टी, हिप हिप हुर्रे। तो हेडिंग डाल दीजिए विंड पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को और क्या बोला जाता है, विंड पॉलिनेशन को और क्या बोला जाता है, एनिमोफिली बोला जाता है, विंड पॉलिनेशन। और क्या बोला जाता है विंड पॉलिनेशन को, एनिमोफिली, ANEMOPHILY, एनिमोफिली बोला जाता है विंड पॉलिनेशन को। अब हमने क्या देखा था कि बायोटिक और अबायोटिक में प्लांट को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, बायोटिक। लेकिन अबायोटिक कितने टाइप के होते हैं, दो, एक है विंड, एक है वाटर। तो अगर पूछा जाए अबायोटिक में प्लांट को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो अबायोटिक में मतलब विंड और वाटर के बीच में सबसे ज्यादा प्लांट को विंड पसंद है, राइट? बायोटिक और अबायोटिक में बायोटिक, लेकिन सिर्फ अगर अबायोटिक की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा, राइट? तो मोस्ट preferred
among abiotic, राइट। अब एनेमोफिली का मतलब क्या है? पॉलन ग्रेन को कौन कैरी करके ले जाएगा? हवा कैरी करके ले जाएगा, विंड करंट ले जाएगा। तो अगर मुझे किसी चीज को हवा में ऐसे तैराना है तो उसका वजन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर मान लो कि हवा में जाते जाते अगर वो स्टिकी है तो किसी से भी जाके चिपक जाएगा, तो वो स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अगर जाते जाते अगर वो स्टिकी नेचर का है, मान लो वो स्टिकी नेचर का है, तो उसको क्या पता कि ये स्टिग्मा है कि वो स्टिग्मा है? वो जाते जाते किसी से भी चिपक जा सकता है। कि मान लो जाते जाते पेड़ की डंडी से चिपक गया, तो क्या वो स्टिग्मा में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे क्या होना चाहिए? उसे नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, उसको लाइट वेट होना पड़ेगा और नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। तो क्या हो गया? पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना चाहिए? पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी, सॉरी लाइट वेटेड, हल्का होना चाहिए, लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए, राइट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं एंथर की या स्टैमेन की, तो स्टैमेन कैसे होना चाहिए? लार्ज एंड एक्सपोज्ड होने चाहिए। लार्ज होने चाहिए और एक्सपोज्ड होने चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर वो एक्सपोज नहीं होंगे हवा की तरफ, तो मान लो कि ये एंथर है और एंथर ऐसे छुप के बैठा है, तो एंथर अगर डेहिसेंस हो भी जाएगा तो सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो तो नीचे गिर जाएगा। मान लो ये फ्लावर है और यहाँ पे एंथर है, तो एंथर अगर ये नीचे जाके ऐसे छुप के बैठा रहेगा तो क्या हो जाएगा? जब एंथर डेहिसेंस होगा तो पॉलन ग्रेन वही फ्लावर में गिर जाएंगे सारे के सारे। तो एंथर को लार्ज होना पड़ेगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा होना पड़ेगा, वेल एक्सपोज्ड होना पड़ेगा, ताकि जब हवा आए तो एंथर जब डाइसेंस हो और जब हवा आए तो सारे के सारे पॉलन उड़ के चले जाए, राइट। तो एंथर को क्या होना पड़ेगा, या स्टैमेन स्टैमेन को क्या होना पड़ेगा? लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं, लार्ज एंड वेल एक्सपोज्ड टू विंड करेंट्स, मतलब हवा के साथ उसको वेल एक्सपोज्ड होना पड़ेगा। अगर वो छुप के बैठा है तो पॉसिबल नहीं है हवा को कि उसको एंड पॉलन ग्रेन को ले जाए, राइट। तो इसी वजह से उसे लार्ज होना पड़ेगा एंड वेल एक्सपोज्ड होना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा को भी क्या होना चाहिए? स्टिग्मा को भी लार्ज होना पड़ेगा, कंपैरेटिवली लार्ज होना पड़ेगा, उसको भी वेल एक्सपोज्ड होना पड़ेगा एंड ऑफन फेदरी to trap airborne pollen grains जो हवा से उड़ते उड़ते जो आ रहा है पॉलन ग्रेन, उसको ट्रैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टिग्मा को लार्ज होना पड़ेगा एंड ऑफन फेदरी, हमेशा नहीं, ऑफन, कभी कभी फेदरी भी हो सकता है, फेदर्स लाइक। स्टिग्मा नॉर्मली कैसा होता है? ऐसा होता है स्टिग्मा, ऐसे होता है ना, ऐसा ही होता है स्टिग्मा, राइट। तो ऐसे स्टिग्मा से अचानक से फेदर लाइक स्टिग्मा की क्या जरूरत हो गई? ऐसे फेदर लाइक स्टिग्मा की क्या जरूरत हो गई? तो फेदर लाइक स्टिग्मा अगर होगा तो क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ नहीं जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो नॉर्मल स्टिग्मा कैसा होता है? ऐसा होता है, और फेदर लाइक स्टिग्मा कैसा होता है? मान लो ऐसा होता है, फेदर लाइक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब बताओ मुझे, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वही तो ज्यादा से ज्यादा एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स को कैच कर पाएगा, ट्रैप कर पाएगा। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है? फेदरी होता है। और क्या होगा? one ovule in each ovary, राइट।
एक ही ओव्यूल मिलता है। अब ऐसा क्यों कि सर एक ही ओव्यूल आता है? इसलिए एक ओव्यूल मिलता है बिकॉज प्लांट को पहले से पता है कि भाई हम अबायोटिक मेथड से पॉलिनेशन करते हैं, हम अबायोटिक मेथड से पॉलिनेशन करते हैं, तो हमारा जो चांस फैक्टर है एंड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आने की वो बहुत कम है, तो शायद आए या ना आए। तो हम क्या करते हैं, एक ही ओव्यूल बनाते हैं। एक ओव्यूल बनेगा तो एक ही एम्ब्रायो सैक बनेगा, एक एम्ब्रायो सैक बनेगा तो एक ही एग बनेगा। तो गलती से अगर एक पॉलन ग्रेन आ भी जाएगा तो क्या करेगा, उस एम्ब्रायो सैक के अंदर जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट बना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि हर एक ओव्यूल ने क्या किया, हर एक ओवरी ने क्या किया, 10-10 ओव्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब पॉलन ग्रेन तो एक ही निकला है, मान लो वैसे भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो उसी प्रोबेबिलिटी से कम प्रोबेबिलिटी में भी क्या हुआ, उड़ते उड़ते एक पॉलन ग्रेन आ भी गया। तो क्या करेगा, उस पॉलन ग्रेन क्या करेगा, वो पॉलन ग्रेन सिर्फ एक ही फीमेल गैमेट जो एम्ब्रायो सैक के अंदर है उसी को फर्टिलाइज कर सकता है। तो बाकी 9 क्या होंगे, बाकी 9 वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से प्लांट को पहले से पता है कि भाई देखो हम लोग मतलब विंड पॉलिनेशन करने वाले हैं, तो वैसे भी हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो एक काम करो, एक ही बनाओ भाई, एक ही ओव्यूल बनाओ, ताकि गलती से अगर एक पॉलन ग्रेन आके गिर भी जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो ओव्यूल है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से 1 ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल दिखने को मिलता है। और क्या होता है, फ्लावर्स आर कॉम्पैक्ट इन इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स आर कॉम्पैक्ट in inflorescence, फ्लावर्स कॉम्पैक्ट फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस में, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉर्न या आपने व्हीट का देखा होगा तो आपको मिलेगा कि उसका जो फ्लावर्स होता है कुछ ऐसे होता है, एक पर्टिकुलर स्पाइकलेट जिसको बोलते हैं, याद आया, मॉर्फोलॉजी में मैंने डिस्कस किया था, ऐसे टाइप का होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये तो खैर मतलब थोड़ा सा अलग ही बन गया ये थोड़ा सा अलग ही फ्लावर बन गया, कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसा होता है कुछ। तो ये इसको क्या कह रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे स्पाइकलेट, राइट। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्टाइल एंड स्टिग्मा, दिस इज नथिंग बट द स्टाइल एंड स्टिग्मा, wave in wind to catch the or to attract the pollen grain। ये क्या है, ये फ्लावर है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये फ्लावर थे, और ये जो क्या था, ये क्या है, दिस इज स्टाइल एंड ये छोटे छोटे जो है ये स्टिग्मा है, राइट। किसके लिए, ये हवा में ऐसे वेव करते हैं, ऐसे क्यों, ताकि आसानी से ये क्या कर सके, पॉलन ग्रेन जो आ रहा है हवा में उड़ के उसको ट्रैप कर सके, राइट। फ्लावर्स आर कॉम्पैक्ट इन इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि हमने देखा एक कॉम्पैक्ट, देखो एक इन्फ्लोरेसेंस, ये दिस इज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, इसमें कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो फ्लावर्स आर कॉम्पैक्ट इन इन्फ्लोरेसेंस, कहाँ कहाँ देखा जाता है, वेरी कॉमन इन कॉर्न कॉब, वेरी कॉमन इन कॉर्न कॉब, वेरी कॉमन क्या है, कॉर्न कॉब यानी मेज, मेज। कॉर्न कॉब में क्या होता है, कॉर्न कॉब में आप देखेंगे कभी कभी, अगर आप देखेंगे भुट्टा अगर आपने खरीदा तो कभी कभी देखेंगे आपको ब्राउन कलर के कुछ रेशे जैसे दिख रहे होंगे, वो क्या है, दे आर नथिंग बट द स्टाइल एंड स्टिग्मा जो अब खत्म हो चुके हैं, राइट, दे आर नथिंग बट द स्टाइल एंड स्टिग्मा।
तो क्या लिखेंगे, कॉर्नकॉब में क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीवियस एनसीईआरटी में उसको टेसल्स बोला गया था, लेकिन ये जो नया एनसीईआरटी का एडिशन आया है इस पे उसको एयर्स बोला गया है। द एयर्स यू सी आर नथिंग बट द एयर्स, जो मैंने दिखाया कुछ देर पहले दिखाया नहीं था, ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाया नहीं था, ऐसे ऐसा, तो इसी को क्या बोला गया, प्रीवियस एनसीईआरटी में इसको टेसल्स बोला जाता था और नए वाले में इसको एयर्स बोला गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, राइट। द एयर्स यू सी इन कॉर्नकॉब, द एयर्स यू सी आर nothing but what? Are nothing but style and stigma. Nothing but style, wave in stigma, wave in air to trap pollen grains. कॉर्नकॉब यानी मेज, और कहाँ देखा जाता है, वीट में देखा जाता है, और कहाँ देखा जाता है, वीट में देखा जाता है, और कहाँ देखा जाता है, आपके बैम्बू में देखा जाता है, बैम्बू, वीट में देखा जाता है, बैम्बू में देखा जाता है। और विंड पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। क्या लिखेंगे, एक और लाइन लिखेंगे स्टार देके, wind pollination is very common in grasses. Wind pollination is very common in where? In grasses. ग्रास में जो है वो ज़्यादा कॉमन है, विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है ग्रास में। So this is all about wind pollination. Most preferred among abiotic, pollen grains lightweighted होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि उड़ के जा सके, किसी से भी चिपक ना जाए। स्टैमेन लार्ज होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि जब हवा का झोंका आए तो सारे के सारे pollen grains उड़ जाए, राइट। और क्या होने चाहिए, स्टिग्मा जो है लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए ताकि अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके और pollen grain को ट्रैप कर सके। एक ही ओव्यूल होगा, बिकॉज पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा पॉलन ग्रेन, तो एक ही ओव्यूल बनाओ ताकि कम से कम एक भी आ गया पॉलन ग्रेन ताकि हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाए। फ्लावर्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस में रहते हैं और वेरी कॉमन इन कॉर्नकॉब में ऐसा इन्फ्लोरेसेंस कॉर्नकॉब या मेज में सबसे ज्यादा कॉमन है, जहां पे हम लोग क्या देखते हैं, स्टाइलोस्टिग्मा एयर्स जो दिखते हैं हम लोग, स्टाइलोस्टिग्मा वो वेव करते हैं हवा में ताकि जो पॉलन ग्रेन है उसे ट्रैप कर सके, राइट। और क्या देखा, कहाँ का मिलता है, वीट में देखा जा सकता है, बैम्बू में देखा जा सकता है, राइट। और विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है किसमें, ग्रासेस में सबसे ज्यादा कॉमन है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और हमारा बाकी रह गया बायोटिक, अबायोटिक में वाटर बाकी रह गया है और हमारा बाकी रह गया बायोटिक, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसी क्लास में हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे और हमारा जो ये सेगमेंट है पॉलिनेशन वाला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे कुछ कहना था, मुझे ये कहना था कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी डाउट्स आए या कोई भी मैंने पढ़ाया है उसको लेके कोई डाउट्स आए या मैंने कहीं पे कुछ गलत बोल दिया है होगा या मैं कुछ चीज मिस कर गया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, चलो आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।